नमस्कार, आप सभी लोगों का सदन में स्वागत है। आज हम लोग मिल रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन को लेकर के और हम सभी पूरे भारत देशवासी खुश हैं। हमारी तीनों सेनाओं ने मिल करके पाकिस्तान को जवाब दिया है। उसमें पाकिस्तान की ज़मीन पर आतंकवाद जो पनप रहा था उसको मिट्टी में मिलाने का जो भारतीय सेना ने, तीनों सेनाओं ने मिलकर प्रयास किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। और आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे कि जब किसी लोकेशन को जिसको टारगेट करना होता है उसको कैसे लोकेट किया जाता है। जैसे जब पिछली बार जो है वो बालाकोट पर हमने एयर स्ट्राइक की थी, उस साइट को हम लोगों ने लोकेट किया था। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भी हम लोगों ने जहां जहां पर हमको एयर स्ट्राइक करनी थी, हमको उनको लोकेट करना होता है। इसके लोकेशन में अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है और मेंस में भी आप इन पॉइंटों को लिख सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की पहचान कैसे की। ये आपको यहाँ पर अलग अलग एक टारगेट्स दिख रहे होंगे। एक टारगेट ये है, एक टारगेट ये है। इस प्रकार के 9 टारगेट जो है वो हमने चिन्हित किए थे, जहाँ पर कोई सिविलियन सेटलमेंट नहीं था, कोई भी जो नगरीय कोई अधिवास वहाँ पर नहीं था। यहाँ पर केवल आतंकी कैंप चल रहे थे। आतंकवादियों को ट्रेनिंग करके भारत में भेज करके यहाँ पर आतंक फैलाने का काम किया जा रहा था। तो ये जो साइट्स हैं, इसमें जो टारगेट साइट्स होती हैं उनको चुनने के लिए बहुत ही सटीकता से उसको हिट करने के लिए कई प्रकार की अत्याधुनिक तकनीकों और इंटेलिजेंस स्रोतों का उपयोग किया जाता है, तभी हम इसमें सफल हो पाते हैं। आजकल की जो युद्ध होते हैं या आजकल जो भी हम एयर स्ट्राइक करते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो किसका होता है? तकनीकी का होता है। और हमने हमारा जो इसरो है, इसरो का जो जीपीएस है, हमारी जो रॉ है और हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, ये सब मिल करके, और फ्रांस ने हमको जो सहयोग दिया, हमने वहाँ से जो मिसाइल ली, हमने वहाँ से जो बॉम्ब लिए और जो हमने राफेल लिया था, इन सब का सामूहिक रूप से उपयोग करके हम लोगों ने एयर स्ट्राइक की है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि लक्ष्य चयन और मिशन की जो योजना थी, भारत ने संभावित 21 ऐसे संभावित आतंकवादियों के ठिकानों की पहचान की थी, जिनमें से हम लोगों ने 9 पर सटीक हमले किए हैं। जिसमें आपका बहावलपुर हो गया, मुरुदके हो गया, मुजफ्फराबाद हो गया, कोटली हो गया। इस तरह के 9 हम लोगों ने क्षेत्रों पे क्या किए हैं? एयर स्ट्राइक किए हैं। इसके लिए हमको कई प्रकार की खुफिया जानकारी और निगरानी रखनी पड़ती है, तभी जाकर के हम इस प्रकार के अंजाम को सफल बना पाते हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों में आपका जो रॉ है, एनटीआरओ है, आईबी है, इसने जो है वो आतंकी जो संगठन है जैसे जैश ए मोहम्मद है, लश्कर ए तैयबा है, इन सब की गतिविधियों पर बहुत गहन निगरानी रखता है। साथ ही साथ जो सिग्नल इंटेलिजेंस होते हैं, जो इनपुट देते रहते हैं कि वहां पर कौन कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन संगठनों के ठिकानों की जानकारी प्राप्त की जाती है लोकेट करने से पहले। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर खुफिया एजेंसियों के अलावा जो हमारे मानव स्रोत होते हैं, ह्यूमनिट होते हैं, जो जमीन पर जो सतही स्तर पर मौजूद जो जासूस होते हैं। हमारे जासूस अलग अलग देशों में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं। इनको हम लोग ह्यूमनिट कहा जाता है। ये जमीनी स्तर पर मौजूद जासूस होते हैं जो स्थानीय संपर्कों के माध्यम से जानकारी जुटाते हैं कि कहाँ पर गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ पर कितने लोग हैं, वहाँ पर अभी क्या हो रहा होगा, इन सब की सूचनाएं दी जाती हैं। फिर सिग्नल इंटेलिजेंस होता है।
सिग्नल इंटेलिजेंस में हम लोग मोबाइल फोन, रेडियो संचार, इंटरनेट की जो एक्टिविटीज होती हैं उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, वहां पर ट्रैक करके लोकेशन की जो है जानकारी प्राप्त करते हैं कि वहां पर क्या चीजें चल रही होंगी, क्या वहां पे लोकेशन पे क्या इंटरेक्शंस हो रहे होंगे, उनकी ट्रैक करके हम वहां के लोगों की उस गतिविधियों की जानकारी हम लेते हैं। और इसके बाद हम लोग इमेजिंग और सैटेलाइट का यूज करते हैं। रियल टाइम सैटेलाइट इमेजरी से टारगेट साइट की हम तस्वीर ले लेते हैं। भारत के पास जो कार्टोसैट है, जो अति उन्नत प्रकार का जो सैटेलाइट है, हाई रिजोल्यूशन इमेज प्रदान करता है, जैसे आपका रीसैट हो गया। इन सब से हम लोग क्या करते हैं, हाई क्वालिटी के पिक्चर लेकर के उनके लोकेशन को वहां पर देखने का काम करते हैं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे, जो हम लोग यहां पे पिक्चर देख पा रहे हैं, ये सब हाई रिजोल्यूशन रेडियो इमेजिंग सैटेलाइट से लिए गए क्या है, यहां पर पिक्चर होते हैं। ये कार्टोसैट, रीसैट, इन सब से लिए गए जो है इसरो के द्वारा जो समय समय पर जो भेजे गए रीसैट होते हैं, या जो आपका भू अन्वेषण उपग्रह होते हैं, उन्हीं से ये फोटो लेकर के इनकी लोकेशन को हम लोगों ने ट्रैक करने का काम किया है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी है कि हमारी जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग NTRO कहते हैं, भारतीय सेना की जो खुफिया इकाई होती हैं, ये सारे के सारे मिल करके हमारे लोकेशन को ह्यूमन इंटेलिजेंस, आपका जो सैटेलाइट जो आपका जो होते, जो आपके इंटरनेट के जो इंटेलिजेंस होते हैं, और इन सब से हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके द्वारा हम इसको लोकेट करने का काम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, पहले जब वहाँ की इमेज वगैरह ले लेते हैं, सारी जानकारियाँ ले लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैंप लगा हुआ है, भारत से कितनी दूरी पर होगा वो, वहाँ पे क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, रियलिटी में वहाँ पर क्या क्या हो रहा है। फिर हम क्या करते हैं, उस टारगेट को सिलेक्ट करते हैं। हम अब देखते हैं कि जहां पर हमको एयर स्ट्राइक करनी है, वहां पर कौन कौन सी साइट पर आतंकियों का बेस है, या उनके कौन से ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जहां पे हमको एयर स्ट्राइक करनी है, जहां पे हमको टारगेट करना है, वो नॉन सिविलियन एरिया हो, वहां पर कोई मानवीय या कोई आम नागरिक वहां नहीं रहे हों, क्योंकि हमारी लड़ाई किसी आम नागरिक से नहीं है। हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आम नागरिक से नहीं है, हमारी लड़ाई वहां के सेना से, और वहां पर जो गतिविधियां आतंकवादी, जो आतंकवाद हैं या आतंकवादी हैं, उनसे हैं। मौसम की जानकारी, स्थान की दूरी, जो वहाँ की स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंट है, सामरिक स्थिति वहाँ पर है, दुश्मन की मौजूदगी, इन सब का हम ध्यान रखते हैं। जब इन सब की जानकारी हमको हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, टारगेट की पुष्टि करते हैं। टारगेट को हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। एक बार में हम इसको नहीं मान लेते हैं कि नई चीज़ें सही हैं। टारगेट पर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे टारगेट होते हैं, कई स्तरों पर हम क्या करते हैं, जानकारी की इनपुट लेते हैं। अगर संभव हुआ तो हम ड्रोन के द्वारा या हाई इफिशिएंसी वाले एयरक्राफ्ट से हम क्या करते हैं, अतिरिक्त निगरानी भी करते हैं कि एकदम से जानकारी हो जाए, 110% जब जानकारी हो जाए कि यहीं पर जो है वो आतंकवादियों का कैंप है, यहाँ पे कोई सिविलियन नहीं रह रहा है और ये वहाँ पर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसकी चाहे हमको समय ज़्यादा लग जाए, हमको टारगेट का वेरिफिकेशन बहुत तरीके से करना होता है, क्योंकि हमको मानवाधिकार को ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमको जानकारी भी देनी होती है कि हमने किसी भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचाया है, हमने वहां के किसी आर्थिक गतिविधियों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये सब जानकारी हमको अंतर्राष्ट्रीय पर यूएन को देनी पड़ती है, इसीलिए हमको हर तरीके से सटीक रह करके और मानवाधिकार को भी हमको जानकारी देनी होती है। फिर ऑपरेशन की हम क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, मिशन की प्लानिंग करते हैं। ध्यान रखिएगा, मिशन को एकदम गुप्त रखा जाता है। आपको ध्यान होगा 5-6 दिन पहले भारत सरकार ने
एक जो है वो नोटिस जारी किया कि भारत में 7 तारीख को जो है वो मॉक ड्रिल होगा और ब्लैकआउट होगा। पाकिस्तान का भी ध्यान, भारत के सभी नागरिकों का ध्यान वहीं चला गया कि मॉक ड्रिल होने वाला है। सभी लोगों का दिमाग कहां पे था? मॉक ड्रिल पे था, मॉक ड्रिल पे था। किसी के दिमाग में नहीं था कि यह भी हो सकता है कि 6 तारीख की रात को 1:05 से 1:30 के बीच में पाकिस्तान में सूरज जो है वो भारत निकाल देगा। तो पाकिस्तान में अगर भारत ने सूरज निकाला है, यह क्या है? मिशन की प्लानिंग के द्वारा ही हो पाया है। तो मिशन को गुप्त रखा जाता है। एयरक्राफ्ट जो हमने यहां पे यूज किया है, राफेल के मार्ग की क्या की जाती है? योजना बनाई जाती है। दुश्मन के राडार से हम बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर जो क्रूज लेवल पे होता है, पहाड़ियों के पास में हम क्या करते हैं? इसको चलाने का यूज करते हैं। बम की हम क्या करते हैं? प्री प्रोग्रामिंग करते हैं, जिससे कि उसमें कोई दिक्कत ना हो। जीपीएस और लेजर गाइडेड के अनुसार हम क्या करते हैं? बम को वहां पर गिराने का काम करने की पूरी हम प्लानिंग करते हैं पहले, फिर जाकर के वहां पर टारगेट को हिट करने का काम किया जाता है। स्ट्राइक का क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं? जब सब चीजें हो गई, हमने वेरीफाई कर लिया, हमने मिशन की प्लानिंग कर ली, अब क्या करना है? हमको स्ट्राइक करना है, एग्जीक्यूशन करना है। तो एग्जीक्यूशन करने के लिए हम जिससे वहां पर जाएंगे स्ट्राइक करने के लिए, उस अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट का उपयोग करते हैं, जिसमें अत्याधुनिक मिसाइल लगे हों, बम लगे हों। तो राफेल विमान में हम क्या करते हैं? मिसाइल और बम का उपयोग करते हैं। स्काल्प मिसाइल, ये फ्रांस की मिसाइल है, जिसको हम राफेल में इनपुट करते हैं। और AASM एक प्रकार का हैमर बम होता है, इसको भी हम क्या करते हैं? मिसाइल अपने राफेल में इनपुट करते हैं। जीपीएस और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेंस के द्वारा एयरक्राफ्ट हम क्या करते हैं? रात में या रडार से बचने के समय निकलते हैं और पायलट को टारगेट को सटीक जीपीएस लोकेशन से लॉक करने के लिए कहते हैं। इस प्रकार से हम हर चीज को ध्यान में रख करके इस पर किया गया था। और इसमें राफेल में हम स्काल्प मिसाइल जो फ्रांस की है, और AASM ये बम जो हैमर बम है, ये भी फ्रांस का है। इन दोनों, और राफेल भी फ्रांस का है। इन सब का उपयोग करके हमने क्या किया? अपने मिशन को एग्जीक्यूट करने का काम किया। रात को 1:05 से 1:30 तक सेना ने, सरकार ने केवल 25 मिनट का समय दिया था कि आपको 25 मिनट में जितने भी टारगेट आपको दिए जा रहे हैं उनको हिट करके आपको वापस भारत की सीमा में आ जाना है। यह काम किया गया। स्ट्राइक के बाद हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि कितने टारगेट पे हमने हिट किया है, वो वास्तव में कंप्लीट कितने हिट हुए हैं। तो सैटेलाइट के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से स्ट्राइक के जो प्रभाव हुए हैं, उसका जो इफेक्ट है, उसकी पुष्टि की जाती है। वैसे पुष्टि तो पाकिस्तान भी करता है, जिस देश में गिराया जाएगा वो भी पुष्टि करेगा, लेकिन उनकी पुष्टि जो होती है वो यही कहते हैं कि 1-2 पेड़ गिरे हैं। जब बालाकोट की स्ट्राइक हुई तो पहले कहा कुछ नहीं हुआ है, बाद में कहा उन्होंने कि यहां पर 2-3 पेड़ गिरे हैं। इस बार जो है काफी नुकसान उनका हुआ है। कई आतंकवादियों के जो परिवार हैं उनकी वहां पर जो है वो उनकी हत्या हुई है। तो मीडिया में सीमित जानकारी दी जाती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा भी बनी रहे। वो अलग बात है कि हमारी मीडिया जो है वो तिल का पहाड़ करने में काफी आगे है। कोई भी सूचना मिलती है उसको बड़ा जाके कहती है। इसीलिए आपने कल देखा होगा कि जब भारत के जो विदेश सचिव हैं उन्होंने जब अपना बयान दे रहे थे तो बहुत ही सधी भाषा में दे रहे थे, बहुत ही स्लो मोशन में दे रहे थे। कोई आक्रामकता उनके चेहरे पे नहीं थी, उनके शब्दों में कोई आक्रामकता नहीं थी। जैसे एक ब्यूरोक्रेट, एक डिप्लोमेट को देना चाहिए, एक भारत के जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनके रूप में देना चाहिए, उसी रूप में सामान्य जानकारी के रूप में वो क्या कर रहे थे? दे रहे थे। उन्होंने खुल के कहा कि किसी भी आम नागरिक की हत्या नहीं हुई है। उन्होंने खुल के कहा कि हमारा उद्देश्य केवल वहां पर पनप रहे आतंकवाद की
जो जड़ है, उसके जो सोर्स हैं, उनको खत्म करने का हमको क्या करना है, प्रयास करना है। सैटेलाइट और ड्रोन लाइंस बताया हमने। एनटीआरओ और इसरो की सैटेलाइट की वजह से लक्ष्यों को सटीक पहचान मदद की जाती है। हिरोन अन एरियल व्हीकल जैसे ड्रोन का उपयोग करके संदिग्ध गतिविधियों की हम लोग क्या करते हैं, पुष्टि भी कर लेते हैं। ये दोनों काम हम लोग यहां पर यूज करने का काम करते हैं। सटीक हथियारों का उपयोग जैसे बताया हमने, राफेल विमानों से स्काल्प मिसाइल और एएसएम हैमर बम का उपयोग कर 23 मिनट के भीतर हमने सभी 9 टारगेट को क्या कर दिया, हिट करने का काम किया। यहां पर अगर देखा जाए ऑपरेशन के मुख्य जो प्रमुख बिंदु थे, जो स्रोत थे, वो कौन कौन से थे? वो आपका बहावलपुर था, आपका यहां पर क्या था, मुरीदके था। तो अगर बहावलपुर देखा जाए तो जैसे मोहम्मद का मुख्यालय था, यहां पे मसूद अजहर के परिवार के सदस्य को मारा गया है। मुरीदके जो है पंजाब में था, यहां पर भी लश्कर तैयबा का प्रचर था। यहां पे भर्ती और कट्टरपंथी कड़ का स्थल था यहां पर। और दूसरा आपका क्या है, यहां पर जैसे मोहम्मद और एलईटी के प्रचर शिविर थे, कहां पर, मुजफ्फराबाद में। यहां पर हथियार और भंडार स्थल हुआ करते थे, इनको नष्ट किया गया है। कोटली में जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में था, ये आतंकवादी लॉजिस्टिक और प्रशिक्षण सुविधाएं यहां पर मिल रही थी। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि चाहे वो मसूद अजहर का परिवार हो, वहां पर रह रहा था, ये मर गया, बच गया है, लेकिन बहुत जल्दी ये भी मरेगा। और आज की जो न्यूज आई है उसमें ये लग रहा है कि किसी बहुत बड़े जो आतंकवादी संगठन सरगना है, उसकी भी मृत्यु हुई है। तो भर्ती और कट्टरपंथी कड़ का स्थल इसको है, यहां पे था, उसको हिट किया गया। हथियार जहां पर आर्सेनल्स रखे जाते हैं, वहां के स्थल को नष्ट किया गया है। जहां पर लॉजिस्टिक और प्रशिक्षण सुविधाएं दी जाती है, उनको भी नष्ट करने का प्रॉपर काम किया गया है। तो अब यहां पर सैटेलाइट इमेजरी से जो पुष्टि की गई है, ये क्या पुष्टि की गई कि सैटेलाइट चित्रों में जो बहावलपुर में जैसे मोहम्मद के मुख्यालय और मुजफ्फराबाद में लश्कर तैयबा के शिविरों को नुकसान पहुंचा है, इसकी हम लोगों ने जो इमेज जारी की थी उसको हम लोगों ने पुष्टि की है। इन चित्रों ने हमलों की सटीकता और लक्ष्यों की प्रभाव की क्या की है, यहां पर आपकी प्रभावशीलता को दर्शाया है कि यहां पर नुकसान इनका बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ है। ये हम लोगों ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो अब हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कुल मिलाकर देखा जाए तो इस एयर स्ट्राइक में मुख्य रूप से भारत का जो सैटेलाइट है, जीपीएस है, इंटरनेट है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं, वो चाहे आपके जो ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, आपके डिजिटल इंटेलिजेंस हो, और आपकी जो रॉ है, जो आपकी NTOR है, आपका जो IB है, ये सब मिल करके जो है क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक तंत्र तैयार करते हैं। हर बिंदुवार क्या करते हैं, चीज़ों को जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर जो बड़े हमारे जो क्या होते हैं, हाई प्रोफाइल वाले, अत्याधुनिक तकनीक वाले जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे राफेल है, और उसमें हम क्या करते हैं, मिसाइल और बम को ले करके हम टारगेट को हिट करने का काम करते हैं। तो यही थी पूरी जानकारी आज के सन की कि हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया है। ये बहुत ही अच्छा हुआ है और इससे पाकिस्तान को सबक मिला है, उनके आतंकवादी संगठनों को सबक मिला है, और देश को भी एक राहत मिली है, और देश के लोगों को भी ये विश्वास हुआ है कि पाकिस्तान जैसे जो आतंकवादी गतिविधि में लिप्त रहते हैं, उनको भारत जो है वो हर प्रकार से जवाब देने के लिए सक्षम है। और इसी प्रकार से होता रहा तो धीरे धीरे भारत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड डे।